हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड वेलफेयर। राइट, सो हम पढ़ रहे हैं। एक्चुअली वी आर गोइंग थ्रू द एमसीक्यूज। हमने प्रीवियस क्लास में एमसीक्यूज किए थे एंड थ्योरीज भी की थी यूनिट 2 से। हमने अब तक यूनिट 1 एंड यूनिट 2 प्रॉपर कवर करके कंप्लीट किया हुआ है। उसके सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हुए हैं। अगर आपको उन टॉपिक्स में कहीं भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, देन यू कैन लेट मी नो। मैं उसके लिए उन टॉपिक्स के लिए पर्टिकुलरली उन टॉपिक्स के लिए दूसरा सेशन कंडक्ट करूंगी, दूसरा वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। राइट, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो। एंड ऑल्सो यू कैन गिव मी फीडबैक अबाउट माई क्लासेस, अबाउट माई पीपीटी। अगर पीपीटी में आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर टीचिंग स्टाइल में मेरे प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी आपको लगता है कि मैं फास्ट हो रही हूँ या फिर स्लो हूँ, then you can let me know. I'll work on that. Right? So let's start with the MCQs. मैं वो MCQs लेके आई हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, राइट, एंड दे आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इवन, राइट। सो उन क्वेश्चंस को हमने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस क्लासेस में किए हुए हैं। हम आज नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें से जो क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं उसको मैं अभी यहाँ पे स्लाइड में देखा होगा आपने। मैं उससे आगे निकलती हूँ। आगे निकल कर हम पहुंचे हैं उस पेज पर जहां पर हमें आज स्टार्ट करना है, जहां से हमें आज स्टार्ट करना है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। And the question is, which of the following principles of management was not given by Fayol? Right? So आपको आंसर करना है कि कौन सा ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, जो कि हेनरी फयोल के द्वारा नहीं दिया गया है। नहीं दिया गया है, नॉट पूछा है, राइट। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। सो गो थ्रू द ऑप्शंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर। एंड अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, देन यू कैन आप अपने माइंड में रखिए कि आपको ये क्वेश्चन आता है, राइट। एंड फॉर श्योर फॉर अदर पीपल आई विल लेट यू नो द आंसर। So I'm giving you 15 seconds. For every question, I'll give you 15 seconds so that you could learn, you can understand the question and you can find out the answer. And for sure, after that, I'll give you the answer. Right? So let's start. All right. So option number A, union of direction. Option number B, subordination of individual interest to common interest. Option number C, stability of tenure. And option number D, standardization. Right. So correct option is option number D, standardization. Standardization is not given by Henry Fayol, and the options A, B, and C are given by Henry Fayol. Union of direction, subordination of individual interest to common interest, and option number C, stability of tenure. All these three are given by Henry Fayol, but standardization is not given by Henry Fayol. This is the correct option, option number D. And the next question is, arrange different phases of Hawthorne experiment in their right sequence. आपको इनकी sequence को correct करना है, right sequence में आपको लेके आना है, which is given by Hawthorne study, and Hawthorne study is given by Elton Mayo. Questions आ जाते हैं एग्जाम में कि Hawthorne studies is given by, Hawthorne experiment is given by who? So आपको options दे दिए जाएंगे, Elton Mayo, Henry Fayol, Mary Parker Follett, Francis Likert, right? सो आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। सो सही ऑप्शन है फॉर हाउथन स्टडीज एल्टन मायो, राइट। सो यहाँ पर आपको सीक्वेंस भी लेके आना है, एल्टन मायो ने क्या सीक्वेंस दिया है इस एक्सपेरिमेंट में थ्रू दी हाउथन एक्सपेरिमेंट। सो द ऑप्शंस आर रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन नंबर बी बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट, option number D, personal counseling, and option number E, mass interviewing program, right? So these are the option. I'm giving you 15 seconds. Please go through the question.
Yes, so correct option is option number B. Option number 2 is the correct option. The sequence are C A D, sorry, C A E B D. Option number 2 is correct option. So सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आया था इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, राइट? इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि लाइटिंग्स का अरेंजमेंट किया था। उनको लगा कि कहीं अगर लाइटिंग, अगर वर्किंग एनवायरनमेंट कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइटिंग प्रॉपर ना मिलने से पीपल की प्रोडक्टिविटी कम होती है, राइट? सो उन्होंने लाइटिंग की अच्छा खासा अरेंजमेंट किया और देखा कि प्रोडक्टिविटी में तभी भी कोई चेंजेस नहीं आता। उन्होंने प्रोडक्टिविटी में देखा कि जैसे पहले प्रोडक्टिव थे पीपल, वैसे ही अभी भी हैं, क्योंकि उन्होंने लाइटिंग की फैसिलिटी बढ़ा दी, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था कर दी और लाइटिंग को कम करके भी देख लिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि लाइटिंग ज्यादा करने पे क्या प्रोडक्टिविटी होती है एम्प्लॉयज की, और लाइटिंग को कम करने की के बाद क्या प्रोडक्टिविटी होती है। तो दोनों करके उन्होंने देख लिया एंड देन ही फाइंड इट आउट दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द the lighting, reduced lighting facility and increased lighting facility. So it was the failed, it was failed. So elimination experiment जो उन्होंने किया था वो अनसक्सेसफुल रहा। एंड देन उन्होंने किया रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया कि एक रूम में कुछ पीपल को ग्रुप में डाल दिया गया, कि ऐसा तो नहीं कि जब इकट्ठा काम करते हैं तो बहुत ज्यादा गॉसिप्स करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक एक ग्रुप बनाया, एक रूम में कुछ पीपल को रख दिया गया और उनसे काम करवाने की कोशिश की उन्होंने, कि प्रॉपर आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो काम करने का और जहाँ पे सिर्फ काम करना होगा। तो क्या इसमें कोई उनको डिफरेंस नजर आता है? तो उन्होंने वो करके देखा, उसमें भी कोई उनको डिफरेंस नहीं नजर आया, वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा, राइट? फिर उन्होंने किया मास इंटरव्यू प्रोग्राम। उन्होंने एक इकट्ठा करके इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया, देखा कि क्या डिफरेंस होता है, लाइक प्रोडक्टिविटी बढ़ती या घटती। उससे भी उनका कोई फायदा नहीं हुआ, उनको उनमें कुछ कोई सक्सेस नहीं मिली उनको। उनको जो प्रोडक्टिविटी थी सेम दिखी, राइट, पीपल की। सो दीज आर द ऑप्शंस। पहले उन्होंने एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट किया, देन मास इंटरव्यूइंग किया, फिर बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन किया, इसके बाद लास्ट में किया पर्सनल काउंसलिंग, राइट? सो पर्सनल काउंसलिंग वाज एट लास्ट। सो जब भी आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, हर 2-3 साल में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इवन ऑल्टरनेट ईयर्स में भी पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस। थोड़ा बहुत फॉर्मेशन का चेंजेस होगा लेकिन क्वेश्चन यही होते हैं, राइट? सो आप देख रहे हैं ए बी सी डी एंड ई, और इनके आप सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा, राइट? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, राइट? सो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन। सी ए ई बी डी आर द करेक्ट सीक्वेंस। So let's move to next. The next question is narrow span of control results into. Option number A, tall structure. Option number B, flat structure. Option number C, mechanistic structure. And option number D, all of the above. So what is the correct option? Please find it out. So here the correct option is tall structure. Narrow span of control को tall structure बोलते हैं, क्योंकि ये एक narrow कंट्रोल स्ट्रक्चर्ड है। लाइक आपका वो जो कम्युनिकेशन होता है वो स्टॉल होता है, राइट? जो आपकी स्ट्रेटजी बनती है वो टॉल होती है। दिस इज द नेचर, द टॉल स्ट्रक्चर इज द नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैट स्ट्रक्चर वो होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, राइट? हॉरिजॉन्टल इज द फ्लैट स्ट्रक्चर। मैकेनिस्टिक कुछ नहीं होता है, ऑल ऑफ द अबव, लाइक गलत है ऑप्शन। Which of the correct option correct about grape wine? What is the grape wine? Grape wine का मतलब समझ रहे हैं? अभी आप क्वेश्चन करिए फिर बता दूंगी अगर नहीं आता है तो। Option number A, it's tend to exist when members of formal group know one another well. Option number B, it is the result of social forces at workplace. Option number C, it is a more common in times of high organizational excitement, and all of the above. So which one is the correct option? Please go through the question and find the answer.
Yeah, so correct option is all of the above. Option number D is the correct option. ग्रेप वाइन का मतलब होता है ये एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये इट्स स्प्रेड वेरी फास्ट. ऑब्वियसली आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन थोड़ा वो उसकी जो कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल वे में होता है और वो लेस यू नो यू कैन से कि वो uh, एक टाइम पीरियड में मतलब एक आप कह सकते हैं कि बहुत फास्ट नहीं होता है. वो कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि बहुत फास्ट नहीं होता, वो जल्दी नहीं फैलता है, वो एक फॉर्मल वे में चलता है, राइट. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बहुत फास्ट होता है, वो बहुत जल्दी फैल जाता है मार्केट में, इन्वायरमेंट में. बहुत जल्दी लोगों को उसके बारे में पता चल जाती है वो बातें, क्योंकि वो इनफॉर्मल होता है, उसमें गॉसिप्स होते हैं. ग्रेप पॉइंट का मतलब ये होता है गॉसिप्स, ये र्यूमर होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं. कभी कभी सच बात, ऐसा नहीं कि र्यूमर ही होता है, सब झूठी चीज होती है. कहने का मतलब ये होता है कि ये फास्ट कम्युनिकेशन होता है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, राइट. इनफॉर्मल की वजह से ये फास्ट फास्ट होता है क्योंकि इसमें कोई हिरारकी नहीं होती, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है कि आपने ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया और सी ने डी को बताया. इसमें ये होता है कि ए ने ए बी सी डी ई एफ जी एच सबको बता दिया, राइट. एक साथ उसने एक बता दिया. एक एक गॉसिप टाइप का होता है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, इट टेंड्स टू एग्जिस्ट व्हेन मेंबर्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप नो वन अनदर वेल. वो एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि वो गॉसिप्स करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, दैट इज द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इट इज द रिजल्ट ऑफ सोशल फोर्स एट वर्क प्लेस. सोशल फोर्स का मतलब होता है कि सोशली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वो, राइट. इसलिए वो जानते हैं एक दूसरे को इजी वे में, इनफॉर्मली जानते हैं वो. इट इज मोर कॉमन इन टाइम्स ऑफ हाई ऑर्गेनाइजेशनल एक्साइटमेंट. ठीक है, बहुत कॉमन होता है जब ऑर्गेनाइजेशन में आपको, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, आप कोई काम कर रहे हैं, इस काम में आपको एक टास्क दे दिया गया, तो आप को बोल दिया जाता है कि आप कोई स्ट्रक्चर मत फॉलो करिए, आप बस काम कर कोई आपको बस ये है कि आपको काम करके देना है, राइट. सो आप चाहे जैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, चाहे जिस तरह से भी आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इट इज अप टू यू. तो उसमें क्या होता है कि वो अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक दूसरे से इनफॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं, गॉसिप्स करते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं. तो इस तरह से ये दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल एक्साइटमेंट एंड ऑल ऑफ द एबव. सो ऑब्वियसली ए बी सी ऑल आर द ऑप्शंस करेक्ट. Next question is the following concept is developed on unitarism, individualism, high commitment, and strategic alignment. So options are personal management, human resource management, industrial relations, and option number D, personal administration. So please read the question and try to find the answer. So here the correct option is option number B, human resource management. Human resource management is the correct option, which is option number B. जहां पर आप इन यूनिटरिज्म की बात करेंगे, इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे, हाई कमिटमेंट की बात करेंगे, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट में. सो दीज आर द features of human resource management. The next question is human resource planning include option number A, scenario planning. Option number B, action planning. Option number C, demand and supply forecasting. And option number D, all of the above. So here the correct option is of all of the above, option number D. So human resource planning में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सिनेरियो प्लानिंग भी करते हैं, एक्शन प्लानिंग भी करते हैं, डिमांड सप्लाई फोरकास्टिंग भी करते हैं. क्या डिमांड होगी और किस तरह से सप्लाई करेंगे उसकी वो प्लानिंग करते हैं. क्या एक्शंस लिए जाएंगे प्लानिंग के बाद, ये प्लान करते हैं, सिनेरियो प्लानिंग करते हैं, राइट. सो ऑब्वियसली द ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट ऑप्शन. Which one is not part of recruitment process? The question is which one is not part of recruitment process? Options are option number A, determining requirements. Option number B, planning recruitment campaign. Option number C, attracting candidates. Option number D, selecting candidates. Right? So these are the options, and please read the question and try to find the answer.
So correct option is option number D. Selecting candidates is not the part of recruitment. यहाँ पे not पूछा है, right? कभी कभी हम एग्जाम में not में कंफ्यूज हो जाते हैं, हम ये पढ़ते नहीं है कि not भी लिखा है क्वेश्चन में और हम उसका उल्टा आंसर करके आ जाते हैं। हमें लगता है कि वो not नहीं पूछा, लाइक आप क्वेश्चन को पॉजिटिवली लेते हैं लेकिन आपको पूछा गया नॉट, तो आप सोचेंगे कि रिक्रूटमेंट का पार्ट क्या। आप देखेंगे डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, प्लानिंग recruitment campaign, option number C attracting candidates, and option number D selecting candidates. So selection is not the part of recruitment. recruitment में क्या होता है कि पहले वो आप जॉब पोस्टिंग करते हैं, राइट? उनको डिटरमाइन करते हैं कि आप पहले डिटरमाइन करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। प्लानिंग रिक्रूटमेंट कैंपेन, आप प्लान करते हैं कि किस तरह से हम एम्प्लॉयज को एक तरह से एक पुल में लेके आएंगे, राइट? कैसे किस तरह से कैंडिडेट को आप इकट्ठा करेंगे जॉब के लिए, राइट? आप उनको कैसे रिक्रूट करेंगे, दिस इज द प्लानिंग फॉर रिक्रूटिंग द कैंपेन। एंड अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स, मतलब अट्रैक्टिंग कैंडिडेट्स का मतलब ये होता है कि आप जो जॉब पोस्टिंग करते हैं तो आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो इस जॉब के लिए आएंगे। सपोज आपने सेल्स की प्रोफाइल के लिए पोस्टिंग डाली है वेबसाइट पे, या फिर आपने सर्कुलेट किया है इंटरनली, या फिर आपने कोई कैंपेन किया है, आप जाके बाहर कहीं पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर आप अट्रैक्ट कैसे करते हैं। लाइक सपोज जिनका इंटरेस्ट होगा मार्केटिंग के लिए वो मार्केटिंग के प्रोफाइल के इंटरव्यू देने जाएंगे, जिनका इंटरेस्ट होगा एचआर के लिए एचआर के जाएंगे, जिनका इंटरेस्ट होगा आईटी के लिए वो आईटी के लिए जाएंगे। सो दिस इज द दिस इज द वे वेयर दे अट्रैक्ट द कैंडिडेट्स बाय देयर जॉब रोल्स, राइट? तो वो अट्रैक्ट करते हैं। सिलेक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि सिलेक्शन का पार्ट होता है जब आप रिक्रूट कर लेते हैं एम्प्लॉय को, उसको फाइनलाइज कर लेते हैं कि ठीक है दिस person is good for this position, then you select the person. So selection is not the part of recruitment. recruitment को पॉजिटिव बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव इन नेचर और नेगेटिव। क्वेश्चन पूछ दिया गया है पिछले सालों में, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के तो आप देखेंगे कि उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इन नेचर, तो आपका आंसर होगा रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव इन नेचर। एंड क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि सिलेक्शन इज द पॉजिटिव और नेगेटिव इन द नेचर। सो सिलेक्शन हमेशा नेगेटिव इन नेचर होगा, क्योंकि सिलेक्शन में आप राइट कैंडिडेट को भी चूज कर सकते हैं या फिर रॉन्ग पर्सन को भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि उसके फिजिकल अपीयरेंस से, उसके आपने जो इंटरव्यू वो सपोज वो रट के आया हो, आपने जो स्किल्स आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपने डिफाइन किया कि इस पोजीशन के लिए इस टाइप के इस स्किल की जरूरत है। सपोज कैंडिडेट को आपने रिक्रूट किया, रिक्रूटमेंट के टाइम पे जब वो इंटरव्यू दे रहा होता है तो मे भी हो सकता है कि उस पोजीशन के लिए उसने रट्टा मार के आया हो, ठीक है, या फिर उसकी कोई ऐसी चीज आपको अट्रैक्ट कर गई हो जिसमें आपने राइट चीज को नहीं देखा, आपने ये उसकी स्किल्स पे ज्यादा ना फोकस करके उसकी पर्सनालिटी उसकी अपीयरेंस पे फोकस कर लिया, ठीक है। तो कैंडिडेट को आपने राइट कैंडिडेट को ना हायर करके आपने रॉन्ग कैंडिडेट को हायर कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ अपीयरेंस। सो इसीलिए सिलेक्शन को नेगेटिव बोला जाता है इन नेचर। Selection could be a right, in selection part you could hire the right people or wrong people even, but recruitment is a positive, positive in nature, क्योंकि रिक्रूटमेंट में सिर्फ आप स्क्रीन करते हैं एम्प्लॉयज को, राइट? उनको आप उनको पोच करते हैं, आप उनको आप अट्रैक्ट करते हैं, तो दिस इज द पॉजिटिव इन नेचर। सो दिस आपको एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मिल गए। पहला, रिक्रूटमेंट का पार्ट क्या है और क्या नहीं है, आपने देखा डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, प्लानिंग रिक्वायरमेंट कैंपेन, attracting candidates, these are the part of recruitment, and candidate selection is not the part of recruitment process। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है सिलेक्शन भी तो होता है उसमें, लेकिन नहीं, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बोथ आर द डिफरेंट पार्ट्स, राइट? एंड आपने दूसरा क्वेश्चन इसी से लर्न किया, दैट इज रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव इन नेचर, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज selection is positive, negative in the nature. So we prepared here 3 questions along in 1 question, right? So इस तरह से क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो उनके जो ऑप्शंस होते हैं, आप ऑप्शन से भी लर्न करने की कोशिश करिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं, राइट? So let's move to next. Which one is not a non-quantitative job evaluation method? Non-quantitative पूछा है यहाँ पे, right? So ranking method,
grading method, point rating method, job classification method. Right? So these are the options. Please go through it. I'm giving you 15 seconds and just try to find the answer. राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, नॉन क्वांटिटेटिव पूछा है यहाँ पे। नॉट ए नॉन क्वांटिटेटिव मतलब वो क्वांटिटेटिव है इन नेचर। राइट, क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जो मॉनेटरी से रिलेटेड होता है। राइट, सो यहाँ पर वो नंबर के फॉर्म में होता है। क्वालिटी मतलब आपके अंदर क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के फॉर्म में होता है। सो यहाँ पे नॉट ए नॉन क्वांटिटेटिव पूछा है, इसका मतलब ये है कि ये क्वांटिटेटिव के बारे में ही पूछा है। क्वेश्चन में आप इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा फॉर्मेशन में इस तरह से थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश करते हैं वो। राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट रेटिंग मेथड इज नॉट अ नॉन क्वांटिटेटिव job evaluation method. Ranking method, grading method, and job classification methods are, you know, non-quantitative. These are the qualitative methods: ranking method, grading method, and job classification method. So the correct option is point rating method, option number C. ऑलराइट, सो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के क्वेश्चंस लेके आऊंगी। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं पिछले ईयर्स के, और पिछले ईयर्स के क्वेश्चन जो लास्ट अभी बीत चुके हैं ईयर्स, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं से क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती है और उसी के बेसिस पे पूछते हैं। राइट, और इवन मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक आप कह सकते हैं कि 30-40% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। राइट, आपके एग्जामिनेशन में पिछले ईयर से जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन सेम रिपीट किए जाते हैं। सो आप इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देख के जाइएगा जब भी आप एग्जाम देते हैं, और इन पे बिल्कुल फोकस होके आप ध्यान दीजिएगा एंड पढ़िएगा। राइट, सो आज के लिए इतना ही, इस सेशन के लिए इतना ही। एंड आपको मेरे टीचिंग स्टाइल में या फिर पीपीटी में कोई प्रॉब्लम नजर आती है, देन प्लीज डू लेट मी नो, आई विल वर्क ऑन दैट। And as I always say that no one is perfect in the world, and even I am not. So keep watching me, keep sharing my videos, and if you like my channel, please subscribe it. And thank you so much for watching me. Thank you very much.